आज हम लोग 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर पढ़ेंगे। तो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे रेसिस्टर यूज होते हैं और उसको कंबाइन कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका बुक में, एनसीईआरटी बुक में या कहीं भी आपको मिलेगा कि दो ही मेथड है, 2 मेथड है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। सीरीज में आप देखेंगे कि रेसिस्टर जो है वो आपका बिल्कुल धागा को जैसे एक दूसरे से बांध के बड़ा धागा हम बना देते हैं, तो इस तरह से इनको हम जोड़ दिए। एक यहाँ पर जोड़ दिए इसको, फिर यहाँ पर जोड़ दिए, फिर यहाँ पर जोड़ दिए, और इस तरह जो है एक लंबा सा धागा बना देते हैं। तो इसको बोलेंगे सीरीज। आप देख रहे हैं ए बी से, फिर बी जो एंड हो रहा है, फिर बी पे ही इस ए वाला जुट गया, फिर सी पे एंड हो रहा है तो सी पे ए वाला जुट गया। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में क्या है कि सारे रेसिस्टर को पैरेलली आप ले लेते हैं, पैरेलली ले लेते हैं, सारे रेसिस्टर को पैरेलल ले लेते हैं और इन सबों को एक एंड में यहाँ पर जोड़ देते हैं और दूसरा यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कि हमारा पैरेलल है। अब एनसीईआरटी बुक में आपका लाइन बाय लाइन देखिए क्या बोल रहा है और उसको हम लोग समझते चलें। तो यहाँ पर एक बात ये है कि फॉर गेटिंग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड इन ए इलेक्ट्रिकल सर्किट वी मे अप्लाई द मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज, पैरेलल और बोथ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है वो कई फॉर्म में दिया होगा। हो सकता है कि वो आपका केवल प्लेनली सीरीज में दिया हुआ है, तो सीरीज का मेथड से हम जोड़ के उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर पैरेलल दिया हुआ है तो पैरेलल का निकाल लेते हैं। कई बार इन दोनों को मिला के दे दिया जाता है, तो इसीलिए कहाँ पर क्या अप्लाई होना है और कैसे अप्लाई होना है ताकि हमारा सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल सके, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं। आपका ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस। जो हम लोग पीछे के चैप्टर में, पीछे के हमारे वीडियो में आपको ओम्स लॉ पर हमारा वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें हमने ओम्स लॉ को ठीक से डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है। तो ओम्स लॉ में जो करंट है वो रेसिस्टेंस पर आपका कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड वोल्टेज पोटेंशियल अक्रॉस इट्स एंड। तो करंट आपका दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे और रेसिस्टेंस पे। तो सारा कैलकुलेशन करने के लिए हम हेल्प में ओम्स लॉ को ही लेते हैं।
तो आप देखिए कि इस तरह का हमने सीरीज में R1, R2, R3 तीन रेसिस्टेंस को लिया है। एक सर्किट डायग्राम आप देख रहे हैं जो आपका बुक से ही हमने लिया है। और यहाँ पर V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, की लगा हुआ है और एमीटर लगा हुआ है। करंट का पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होता है फ्लो का, और एमीटर का आपका उसी हिसाब से कनेक्शन देना होता है। और हमेशा जो भी रेसिस्टेंस है उसके क्रॉस हम वोल्टमीटर यूज करते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देखे होंगे कि हमारा जितना भी एमीटर है उस सीरीज में जुड़ेगा और वोल्टमीटर जो है वो हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो आप यहाँ देखिए कि एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है कि चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एमीटर वी गेट नो चेंज इन एमीटर रीडिंग। तो पोजीशन आप कहीं भी चेंज कर रहे हैं सर्किट में कहीं भी चेंज कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि एमीटर हमारा यहाँ लगा हुआ है, अगर एमीटर हम यहाँ लगा दें, एमीटर यहाँ लगा दें और फिर हम इस एक्टिविटी को करते चलें, तो रीडिंग में देख रहे हैं कि एमीटर का रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं कि इंसर्टिंग वोल्टमीटर पैरेलल टू रेसिस्टेंस एंड टेकिंग रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टेज जोड़कर और एक टोटल वोल्टेज हमारा बन रहा है। मतलब हमारा जो बैटरी का V है वो भी इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो उतना ही बराबर होगा। तो ए यहाँ पर सीरीज का कनेक्शंस में हमारा कैलकुलेशंस करने के लिए ए मेन बात आया कि हमारा वोल्टेज जो है वो स्प्लिट हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लिए। अब ओम्स लॉ के हिसाब से हम जान रहे हैं कि V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू IR, तो एक चीज़ सारे के साथ अप्लाई हो रहा है। रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3, इन तीनों के लिए अप्लाई हो रहा है। तो V1 हमारा बनेगा IR1, V2 बनेगा IR2, V3 बनेगा IR3। तो उस V1, V2 और V3 का वैल्यू यहाँ पर रख लिए और V के लिए भी हम RE यहाँ पर शो कर रहा है कि हमारा टोटल जोड़ कर एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरा क्या बन रहा है। अब इसमें देखिए कि सब में I कॉमन है, I को हमने बाहर निकाल दिया इधर से, तो कैंसिल हो रहा है और कैंसिल होकर फाइनली सीरीज में हमारा रेसिस्टेंस जो है वो सिंपल अरिथमेटिक सम के रूप में हो जा रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कनेक्शंस में विशेष कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हमारा जो भी रेसिस्टेंस है उस सब रेसिस्टेंसों को हम क्या करते हैं कि सीधे मैथमेटिकली ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो यूनिट्स वगैरह है उस सब पर ज़रूर ध्यान रखने का होगा। आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन पर हम लोग बात करते हैं। तो रेसिस्टर इन पैरेलल, अब ये आप सर्किट डायग्राम आपके बुक से ही हमने लिया है और इसमें देखिए कि ये सारे जितने भी हमारा रेसिस्टर है वो आपका पैरेलली है और एक जगह पर लेफ़्ट साइड में इधर अटैच किया हुआ है, जोड़ दिया गया है, और इधर राइट साइड में एक साथ जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये हमारा बैटरी है। बैटरी हमारा भी वोल्ट का मान लीजिए कि है। तो यहाँ पर अब हम एक्टिविटी क्या कर रहे हैं कि
changing the position of voltmeter. Changing the positions of voltmeter we get no change in voltage reading. तो वोल्टमीटर जो हमारा है, ये वोल्टमीटर अब आप यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा दें, ठीक है। यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा दें और यहाँ पर लगा दें या फिर यहाँ पर लगा दें, क्योंकि वोल्टमीटर तो हमेशा पैरेलली कनेक्ट हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पर आप सीरीज में नहीं जोड़कर केवल पैरेलल में ही जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पैरेलल में चाहे इस पोजीशन पर आप डाल सकते हैं, इस पोजीशन पर डाल सकते हैं, इस पोजीशन पर डाल सकते हैं, या फिर ये दिखा रहा है इस पोजीशन पर हमने डाला और रीडिंग लिया। तो रीडिंग लेकर देखें कि हमारा वोल्टमीटर के रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये बात लॉक कर लेने का है कि पैरेलल में वोल्टमीटर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है उसके रीडिंग में, तो इसका मतलब कि वोल्टेज में हमारा कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए, अब इस एमीटर को हम क्या कर रहे हैं कि इसको भी पोजीशन इसका चेंज कर रहे हैं। तो चेंजिंग द पोजीशंस ऑफ एमीटर वी गेट डिफरेंट रीडिंग फॉर डिफरेंट रेसिस्टर। तो हमको सीरीज में लगाना है एमीटर को, तो एमीटर को यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, ये यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट रेसिस्टर के लिए हमारा करंट जो है वो डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा सर्किट में जो आई करंट दौड़ रहा है, यही आगे चलकर I1, I2, I3 में हमारा स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। वोल्टेज सेम रहता है और करंट हमारा क्या है कि वो ब्रेक हो रहा है और डिफरेंट हमारे रेसिस्टर के लिए अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल करंट जो सर्किट में दौड़ रहा है वही स्प्लिट हो रहा है डिफरेंट रेसिस्टर में, तो उसको भी यहाँ पर मैथमेटिकली हम सम कर रहे हैं। अब ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए। तो I के लिए हम लिख सकते हैं कि I V बाई RP रेसिस्टेंस फॉर पैरेलल, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फॉर पैरेलल के लिए हम लोग लगा रहे हैं। उसी तरह I1 लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं, I3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा I ही ब्रेक हो रहा है, तो हम इस तरह से I = I1 + I2 + I3 ले लेते हैं। अब उसको I के जगह पर हम ये सब वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह का इक्वेशन तैयार हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमारा RP जो है वो इस, अगर 3 रेसिस्टेंस को हम जोड़ रहे हैं तो 3 रेसिस्टर के लिए हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल में आपका A मिलेगा। फार्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपके हमने एक इस तरह का एक सर्किल ड्रॉ किया है और आप देखिए कि आप ले लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास 2 रेसिस्टर को जोड़ना है, उसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो देखिएगा कि इस तरह का एक फार्मूला बनेगा। 3 वाला तो आपने देखा, 4 को लेकर अगर हम करते हैं 4 को, तो आप देखिएगा कि इस तरह से एक फार्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसको देखकर आप हो सकता है कि घबरा जाएं कि इसको कैसे याद रखा जाए। तो याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। सारे में आप देखिए कि जो भी रेसिस्टेंस है, चाहे
2 का है, 3 का है, 4 का है, तो उन सबों में हो क्या रहा है कि आप देखिएगा कि R1 प्लस R2 अगर 2 है और फिर उसी का मल्टीप्लिकेशन है। अगर 3 है तो 3 में देखिएगा कि फिर R1 R2 R2 R3 R3 R1। तो इस साइकिल में अगर आप चलिएगा कि R1 और R2 3 ले रहे हैं तो नीचे में 2 होगा, R1 R2 R2 R3, और 3 है तो R3 से R1 हम सीधे चले आएंगे। ठीक है। उसी तरह 4 अगर है तो आप देखिए कि R1 R2 R3, 4 है तो 3 लेंगे, R1 R2 R3, फिर R1 को छोड़ेंगे R2 R3 R4 चले जाएंगे, फिर R2 को छोड़ेंगे R3 R4 R1 चले आएंगे, और इस तरह साइकिल में नीचे में आप देखेंगे, और ऊपर में तो केवल सबों का मल्टीप्लिकेशन है। तो फार्मूला याद रखने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं कि पैरेलल में किस तरह से हमारा कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या हमको निकालना है। ठीक से क्वेश्चन को देख कर समझ लीजिए। तो आप देखिए कि पैरेलल में हमारा 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम का पैरेलल में कॉम्बिनेशन हमारा दिखा रहा है। यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट दिखा रहा है, की लगा हुआ है स्विच, और एमीटर लगा हुआ है। तो निकालना आपको है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टर और टोटल करंट इन द सर्किट और टोटल सर्किट रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है। तो आप देखिए कि पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लिए कि ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब कि वोल्टेज हमारा सेम रह जाना है। ये बात कंसेप्ट को लेकर चलने का है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज हमारा सेम रह जाएगा, और करंट जो है वो हमारा डिफरेंट रेसिस्टर के लिए क्या होगा कि वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि वही ब्रेक होगा। तो हमारा वोल्टेज सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और रेसिस्टेंस हमारा डिफरेंट है। तो सारे रेसिस्टेंस पर हमारा ओम्स लॉ को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि I के लिए V/R लिखते हैं, तो I1 के लिए हमारा इस तरह से कैलकुलेशन हो गया, और कैलकुलेशन होकर आप देख रहे हैं कि 2.4 एम्पियर हमारा R1 वाला रेसिस्टेंस में मिल रहा है। उसी तरह कैलकुलेशन कीजिएगा तो I2 1.2 मिल जाएगा, I3 आपका 0.4 मिल जाएगा। तो आपका डिफरेंट रेसिस्टर के लिए डिफरेंट करंट मिल गया। अब क्या करें कि टोटली अगर उसको हम जोड़ दे रहे हैं, टोटल कर दे रहे हैं सारा, ठीक है, तो यही टोटल करंट आपके सर्किट में दौड़ रहा है, तो निकल गया। और चूँकि 3 आपका रेसिस्टर है, 3 रेसिस्टर है, तो उसके लिए जो फार्मूला हम लोग ने सिंप्लीफाई करके जो रखा है वो ये है। उसको यहाँ पर पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। एक कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ये आपका 3 ओम आएगा। उसी तरह हमने पहले भी कहा कि हमारा सर्किट में ज़रूरी नहीं है कि केवल सीरीज में ही कॉम्बिनेशन मिले, पैरेलल में ही कॉम्बिनेशन मिले। कॉम्बिनेशन हमारा दोनों फॉर्म में मिल सकता है। अब इस सर्किट को आप देखें कि यहाँ पर 2 पैरेलल में हमारा मिल रहा है, यहाँ भी 2 पैरेलल में मिल रहा है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ मिल रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों को जो कन्फ्यूजन होता है
कि किसको सीरीज बोल रहे हैं, किसको पैरेलल बोल रहे हैं। कुछ तो पैरेलल लग रहा है मगर सीरीज वाला पैरेलल लग रहा है कि क्या लग रहा है, ये कन्फ्यूजन। तो आप सबसे पहले पैरेलल पर ध्यान दीजिए। जहाँ जहाँ आपको पैरेलल मिल रहा है उन पैरेलल को का जो कॉम्बिनेशन करने का जो मेथड है, उस मेथड से इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। ठीक है, अब इक्विवेलेंट निकल गया तो अब देखिएगा कि फाइनली ये हमारा यहाँ पर पैरेलल था, उसके बाद यहाँ है, फिर यहाँ पर हमारा पैरेलल है। तो इस पैरेलल को हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया, इस पैरेलल को इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो फिर यही चीज़ हमारा क्या बना, तो इसके जगह पर हमारा एक इक्विवेलेंट बन गया और इसके जगह पर हमारा एक इक्विवेलेंट बन गया। अब इस इक्विवेलेंट को इसको ऐसे करके जोड़ के आप देखिए तो ये सारे आ गए अब आपके सीरीज में। फिर सीरीज का कैलकुलेशन कर देने का है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि अक्रॉस ए और बी ये पैरेलल है। तो पैरेलल का दो आपका रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए ये तरीका है, आपने जोड़ दिया। फिर ये भी पैरेलल है तो इसका भी रेजिस्टेंस जोड़ने का दो तरीका है। आप एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, अगर सेम रेजिस्टेंस है पैरेलल में जुड़ा हुआ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका आधा हो जाना है। जैसे कि दो दो जोड़े तो यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ भी कंसेप्ट में माइंड में आप रख सकते हैं कि अगर सेम रेजिस्टेंस है तो सीधा जोड़िएगा पैरेलल में तो आधा हो जाना है। इस तरह का निकल गया। अब टोटल रेजिस्टेंस जो है 1 ओम 1 ओम 1 ओम ऐसे करके जोड़ रहे हैं तो 4 ओम हमारा हो जा रहा है। तो करंट इन सर्किट हमारा क्या निकल जाएगा, तो 3 एम्पियर हमारा कैलकुलेशन ओम्स लॉ अप्लाई करके आपका निकल गया। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि पूरे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पूरा डिटेल्स में अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कि ये पैरेलल है, ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, ये सीरीज में है तो इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज कितना है, इसका वोल्टेज कितना है। क्या हमारा सर्किट में जो हमारा सेल है, बैटरी है, उसका जो वोल्टेज है वही वोल्टेज सब जगह रहेगा। तो इस चीज़ को ठीक से समझ लेने का है कि ये 12 वोल्ट ही हमको मेन सप्लाई हमको मिल रहा है। ठीक है, पैरेलल में आप जानते हैं कि वोल्टेज सेम रहेगा। तो सेम रहेगा किसके लिए, इन दोनों के लिए केवल सेम रहेगा। उसी तरह मतलब कि V1 जो है इन दोनों के लिए सेम रहेगा। उसी तरह पैरेलल में है तो यहाँ पर V4 हम दिखा रहे हैं तो इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर V4 हमको सेम मिलेगा। ठीक है, फिर क्या है कि आपने देखा कि इसका इक्विवेलेंट निकाले और इसका इक्विवेलेंट निकाले तो हो गया क्या, सीरीज में। तो सीरीज में हो गया तो सीरीज में क्या टूट रहा है, सीरीज में करंट सेम रह जाता है, वोल्टेज टूट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3, यहाँ पर V4, इस तरह से आपका हो गया। तो V1 कैलकुलेट करने के लिए आपने देखा कि आपका टोटल करंट 3 एम्पियर जो आया है, ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके क्रॉस जो है हमने कैलकुलेशन किया तो हमको 1 मिला। तो यहाँ पर V1 हमारा 3 वोल्ट बन गया। ठीक है, मगर चूंकि ये पैरेलल है तो यहाँ पर करंट टूट जाएगा। सीरीज में करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट ब्रेक हो जाता है। तो
मान लीजिए कि यहाँ पर करंट जो भी है वो I1 और I2 दोनों के लिए अलग अलग हम ले रहे हैं। अब I1 मेरा कितना निकलेगा, तो यहाँ पर चूंकि हमारा V1 वोल्टेज निकल गया V1, तो एक R1 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस में कितना मेरा करंट जा रहा है वो हमारा निकल गया 1.5। चूँकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है इसीलिए देखिएगा कि हमारा 3 एम्पियर जो है वो 1.5 एंड 1.5 एम्पियर में ब्रेक हो गया, माने इक्वली जो है दो इक्वल भाग में बट गया। 1.5 एम्पियर का मिलाकर 3 एम्पियर आपका बन गया। फिर आइए, तो यहाँ भी उसी तरह हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सारा एक कैलकुलेशन हमारा दिखा रहे हैं। तो आप इस तरह का एक कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका सीरीज एंड पैरेलल में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स करके आपके 10th में तो क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है, फिर भी यदि हो तो आप इजीली इसको माने समझ जाइएगा। तो किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा उसमें कुछ भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांगे, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मांगे, करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस मांगे, टोटल करंट मांगे, कुछ भी मांगे, तो आप इजीली जो है उसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो इस तरह का आप और भी अपने टेस्ट सीरीज में अपने बुक में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। हाँ, हमारा जितना भी वीडियो आप देख रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि हमारा टॉपिक वाइज NCERT चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए और पढ़ के और फिर जो है हमारा वीडियो को देखिए और वीडियो को समझ कर फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके पास बुक है उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आस्ते आस्ते आपकी तैयारी अच्छी तरह से होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आज रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक पर आएंगे। हाँ, हमारा वीडियो आपको मिलता रहे उसके लिए आप जान रहे हैं कि आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा। तो ये सब चीज़ बोलना नहीं पड़े, आप करते रहिएगा तो आप ही को बेनिफिट होगा। मैं आपका बोर्ड एग्ज़ाम से पहले जो है ना इस तरह से मैं सारे छोटे छोटे कैप्सूल वीडियो लेकर आपके लिए ला रहा हूँ टॉपिक वाइज, सो दैट कि आप बिल्कुल अगर आपकी तैयारी हुई है नहीं हुई है उसका चिंता ना कीजिए, आराम से आप हमारा वीडियो देखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, बिंदास रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।